बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, जिसमें हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रही, अन्य दायित्वों को भी निभाया, 2 टर्म पार्षद रही, ऐसी हमारी बहन लता गुप्ता जी, प्रदेश में मंत्री बहन गारिका जैन जी, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी जी, हमारी दोनों जिलों की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, हमारे दोनों जिलों की महामंत्री बहन गीता जी, भावना जी, अपर्णा जी और सुनीता जी, जो कि हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश जिला की अध्यक्षा हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनके मन में ये बात थी कि देश के नीति निर्धारण में महिलाओं का योगदान भी होना चाहिए। और नीति निर्धारण में ये केवल कहने की बात नहीं कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हुआ, ये उनकी अभिव्यक्ति थी 2023 में जब पारित हुआ, लेकिन उससे पहले की भी जो मनोस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, महिला शक्ति को हर क्षेत्र में नेतृत्व देने की है। चाहे हमारे संगठन की बात हो, अगर हमने अपने एक बड़े अधिवेशन में 98 में ये तय किया था कि महिलाओं को, मातृशक्ति को, जो देश की आबादी का 50% है, उनको भी देश के नीति निर्माण में अधिकार होना चाहिए और ये अधिकार उनका स्वाभाविक है। इस बात को न केवल भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया अपने अधिवेशन में, बल्कि उस पर काम भी करना प्रारंभ किया। चाहे संगठन हो, हमारे संगठन की प्रत्येक इकाई में 33% हमारी बहनों की भागीदारी होती है। यह हमने सबसे पहले संगठन में स्वीकार किया। उसके बाद जब पंचायतों की बात आती है तो आज पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में, दिल्ली में भी 50% प्रतिनिधित्व हमारी मातृशक्ति करती है। और न केवल ये बात, महिलाओं को अग्रणीय भूमिका में रखना, जिसके उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा तो हमारी 2 बहनें फ्रंट पे आकर के पूरी ब्रीफिंग में लगी, चाहे वो सोफिया कुरैशी थी या व्योमिका सिंह थी। ये दोनों हमारी डिफेंस ऑफिसर, एयरफोर्स की ऑफिसर, जिनको मौका दिया गया कि वो इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर, उसकी ब्रीफिंग मीडिया में करती थी, पूरे देश को बताती थी। केवल यही बात नहीं, आप देखिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज हमारे वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनको सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बनाया। कितना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, आज भी जो डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब वो फाइनेंस, देश की वित्त को देखती है। आप देखिए दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आने के बाद हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से अपनी बहन रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री हुई है। और ये केवल, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हमारी जो बच्चियां हैं, युवा हमारी मातृशक्ति है, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में 33% आरक्षण न केवल कहा बल्कि दिलवाया भी है। आज वो बच्चियां पैरामिलिट्री फोर्सेस में समाज की, देश की रक्षा करने में काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की मानसिकता को भी दर्शाती है। आपको एक नाम और लेना चाहूंगा, अग्नि चतुर्वेदी का, जो कि हमारी पहली विमेन फाइटर पायलट में से एक है। वो हमारी
युवा बहन है जिसने MiG-21 बेसन में सोलो कॉम्बैट मिशन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार मातृशक्ति को देने के लिए न केवल कहती है बल्कि करती भी है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप देखेंगे कि इस समय देश की राष्ट्रपति एक उस क्षेत्र से आने वाली एक महिला टीचर, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये मानसिकता बताती है मोदी जी की, हमारी सरकार की, हमारी सोच की। अब ये प्रश्न आता है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो उसको अभी लाने की क्या आवश्यकता थी? अभी लाने की आवश्यकता इसलिए थी कि 2023 में पास हुआ तो उसका बेसिक कंटेंट है कि पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पर लोकसभा का और विधानसभा की सीट का परिसीमन होगा और उसके बाद 33% आरक्षण मातृशक्ति को दिया जाएगा। क्योंकि ये 2023 में आया और उसमें नियम ये कि जो भी लेटेस्ट जनगणना होगी, मतलब जो अब जनगणना प्रारंभ हुई है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। तो अगर जनगणना जो आज प्रारंभ हुई है लगभग 2 वर्ष लगेंगे और उसके बाद भी आगामी 2 वर्ष परिसीमन होने में लगेंगे। इसमें क्योंकि कानूनी प्रावधान है और उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो ये 2029 के चुनाव से पहले आ पाना असंभव था। इसलिए 2026 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पार्लियामेंट में लाया गया ताकि जब 2023 में भी विपक्ष ने उसको पास किया, लेकिन जब 2026 में इसका विरोध करते हैं, इसके पीछे उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि वो सही मायने में महिला विरोधी है। उस समय उन्हें लगा कि अभी ये 23 में पास हुआ है, जब आएगा तब देखेंगे। 2034 किसने देखा है? क्योंकि इसीलिए 2029 में नहीं आता, 2034 में चला जाता। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 1976 में देश की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। उस समय परिसीमन पर सीट को बढ़ाने पर रोक लगा दी गई और वो रोक 2001 में बढ़ा करके 2026 तक लगा दी गई उस समय की सरकारों ने। क्योंकि परिसीमन करना आवश्यक क्यों है कि देश के अंदर आज भी जो वर्तमान में हमारी लोकसभा की सीटें हैं 550 सीटें, उनमें जनसंख्या का अनुपात बहुत गड़बड़ है। कोई लोकसभा की सीट 5 लाख का वोटर है, हमारी दिल्ली में ही उत्तर पश्चिमी सीट 27 लाख वोटर है, पूर्वी दिल्ली में जहां बैठे हैं या 21 लाख वोटर है, कोई 5 लाख है, कोई 10 लाख है। तो सही मायने में भी ये जस्टिस नहीं हो पा रहा था कि कोई 5 लाख लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज रहे हैं। इसको रैशनल करने के लिए भी परिसीमन की आवश्यकता जरूरी थी, परिसीमन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनाया गया कि अभी संसद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके उसके साथ 2 विधेयक और लाए गए, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज है, विशेष तौर से पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, उसके लिए अलग एक्ट है। तो उसके परिसीमन के लिए भी एक अलग से उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, इसलिए साथ में वो भी लाया गया। और परिसीमन के एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता थी, पेरेंट एक्ट के साथ, जो संविधान संशोधन 131वां आ रहा था। तो परिसीमन के एक्ट में भी इसलिए तीनों एक्ट एक साथ लाए गए ताकि एक बार कंसोलिडेटेड तरीके से जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 से पहले हो जाए। तो उसमें जनगणना एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट था, क्योंकि जनगणना होने में समय 2 साल लगने हैं। जनगणना प्रारंभ हुई है
इसलिए जो नया प्रावधान संसद में पेश किया गया उसमें यह कहा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर लेना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, साथ में ये भी कि जो हमारी कुल सीट इस समय लोकसभा की है 550, उसको 50% बढ़ा देना चाहिए, जो कि 815 हो जाता, और 815 जो बाकी राज्य है वहां से सदस्य आ जाते, और जो यूनियन टेरिटरीज 3 है जिसमें उससे 35 आ जाते, तो कुल मिलाकर के ये 850 सदस्यों की लोकसभा में सदस्य हो जाते। ये दोनों प्रावधान साथ लाए गए। जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाती, मतलब जनगणना 2011 की मान ली जाए और जो परिसीमन है उसमें संख्या 850 कर दी जाए, जिससे उसके बाद ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे पाना कानूनन संभव था। इसलिए महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 से पहले मिले और 29 के लोकसभा चुनाव में मिले, और उसके साथ या उसके बाद होने वाली विधानसभा चुनावों में भी 33% बहनों को नीति निर्माण में जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल सके। इसलिए ये तीनों विधेयक संसद में लाए गए। लेकिन जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, ये सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का ढोंग करने का काम करते रहे। इन्होंने कभी भी जब ये मौका आया, ये इस बार का मौका इतना अच्छा मौका था कि वो अपनी इंटेंशन भी दिखा सकते थे कि हम भी महिला आरक्षण के पक्ष में है। आदरणीय मोदी जी ने बहस के दौरान बीच में कहा, और ये इसलिए वो चर्चा के दौरान संसद को संबोधित करने आए ताकि विपक्षी दलों को भी ये बता सकें और समझा सकें कि आप सब लोग भी अगर साथ होंगे तो ये किसी एक का श्रेय नहीं होगा, ये सामूहिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एनडीए ने विधेयक लाया और पास कर दिया और श्रेय एनडीए को मिल गया। हमारे लिए, मोदी जी ने स्वयं कहा, हमारे लिए श्रेय की बात नहीं है। हम वास्तविकता में अपनी बहनों को 50%, अपनी बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देना चाहते हैं। और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी बहनों का हक है। अगर हमारी कोई बहन किसी बड़ी कंपनी की सीईओ हो सकती है, किसी म्युनिसिपैलिटी की मेयर हो सकती है, किसी राज्य की मुख्यमंत्री हो सकती है, अगर वो फाइटर एयरक्राफ्ट चला सकती है, अगर वो पुलिस कमिश्नर हो सकती है, तो हमारी बहन एक विधायक, एक सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं होनी चाहिए? ये उनका अधिकार है। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी कही, और स्वयं हमारे गृह मंत्री जब उन्होंने अपना वक्तव्य इस विषय में दिया तो उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि जो दक्षिण भारत के नेतागण थे विपक्ष के, वो बार बार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या का अनुपात बाकी राज्यों के मुकाबले कम है, तो उन्होंने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि दक्षिण भारत में उनके सदस्य कम होंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात बहुत स्पष्टता से आदरणीय गृह मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ रखी। 550 की जगह 850 का सदस्य होना। और मैं आपको दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें अभी कितने संसद सदस्य हैं और इस परिसीमन के बाद कितने सदस्य हो गए, जो बात आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद में बताई, वो भी आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। जैसे कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी 23.76% वर्तमान में है, और नए परिसीमन के बाद अगर ये विधेयक पास होते तो वो 23.887% होती। बहुत मामूली बढ़ती, लेकिन 11.11% वो बढ़ती। अगर राज्योवार बताऊं तो कर्नाटक में वर्तमान में 543 में से 28 सांसद हैं, और 50% वृद्धि के बाद ये 42 हो जाते। ये
संशोधित प्रतिशत इसका 5.14 होता, पहले 5.15 था। इसी तरह आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 है, नए प्रतिबंध के बाद 38 होते, क्योंकि प्रतिशत बढ़ता 0.05%, 4.60 था 4.65 हो जाता। तेलंगाना में भी 17 की बजाय 26 होते, प्रतिशत 3.13 से बढ़कर 3.18 होता। तमिलनाडु में 39 के स्थान पर 59 होते और प्रतिशत 7.18 के स्थान पर 7.23 होता। इसी तरह केरल में 20 के स्थान पर 30 होते और प्रतिशत 3.68 की बजाय 3.67 होता। तो मैंने जो आंकड़े आपको बताए हैं, इन आंकड़ों से भी सिद्ध होता है कि हमारी मानसिकता, एनडीए का सोच केवल और केवल इसको जल्दी लाने का तात्पर्य ये कि इस बात के लिए अगले 7 साल हमारी मातृशक्ति क्यों इंतजार करे, वो भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें। और इसकी समस्या कांग्रेस को इसलिए है क्योंकि आज आप देखेंगे तो कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व है। राहुल गांधी जी की बहन ही सांसद बनेंगी, उनकी कार्यकर्ता, उनके नेता सांसद या मंत्री नहीं बनेगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश जी की पत्नी सांसद बनेगी, उनकी कार्यकर्ता कोई बताइए कौन, किस कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ा पाएंगे। अगर उनकी कुल अनुपात में आप संख्या देखेंगे तो उनके सांसदों में महिला सांसदों की अनुपातिक संख्या बहुत कम है। इसी तरह टीएमसी डीएमके की भी यही परेशानी है, क्योंकि वो सब परिवारवाद की पार्टियां हैं। और देश के नीति निर्माण में हमारी बहनों का अधिकार हो, इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, महिलाओं का स्वाभाविक अधिकार है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, इस सोच के साथ हम चाहते थे कि यह अधिनियम 2029 से पहले पास होकर के इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होना है। हमने जनगणना का आधार नए एक्ट के अनुसार 2011 को मानना चाहा, नहीं तो दोबारा करानी पड़ती, और वो संभव नहीं था 2034 से पहले। समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति भी खेलने का प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, अगर करोगे तो हम मान जाएंगे। पर मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण है ही नहीं। तो मतलब एक तरफ आप बाबा साहब के संविधान को कॉपी हाथ में लेकर के संसद में लहराते हो और दूसरी तरफ केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मुस्लिम समुदाय की बहनों की इतनी ही चिंता थी तो 3 तलाक वाले इशू पर ये साथ ले नहीं थे, क्योंकि इनकी मंशा केवल और केवल अपोजिशन की मोदी जी और उनकी नीतियों को विरोध करने की है। उन्होंने शाहबानो मामले में भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया। 3 तलाक जैसी कुप्रथा जिसको मोदी जी ने हटाया, उसका उन्होंने समर्थन किया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने राम मंदिर के हटाने का विरोध, राम मंदिर वहां बनना चाहिए ये हम लोग चाहते थे, और मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य देने के बाद राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका विरोध भी इन्होंने किया। 370 हटाने का विरोध भी कांग्रेस ने और उनके साथी दलों ने किया। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के हितैषी जो हमारे इस समय विपक्षी दल है, उन्होंने उसका विरोध किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, जहां तक कि राम मंदिर ना बने इसके लिए इनके बड़े नेता कपिल सिब्बल साहब वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध करते रहे। जब आयुष्मान भारत हमने लागू किया, जो कि जनता के लिए है, गरीब लोगों के लिए, उसका इन्होंने विरोध किया। नई संसद बना रहे थे, उसका इन्होंने विरोध किया। नक्सलवाद हटाने का जब हमने बीड़ा उठाया, उसका विरोध किया। आतंकवाद को कश्मीर से और पूरे देश से खत्म करने का बीड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जब उठाया, तो उसके बारे में भी अहंदा हराते रहे। तो इनका केवल और केवल विरोध करने की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है।
इनको, बहनों को, मातृशक्ति को सही नेतृत्व मिले, इस बात के पक्ष में ये लोग कभी भी नहीं रहे हैं। और एक तरह से जैसे इमरजेंसी के समय में लोकतंत्र का गला घोटा था कांग्रेस ने, वो इस कानून का विरोध करके, इसको पास ना करा के, इन्होंने भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी गला घोटने का काम किया है। मैं आप सबके माध्यम से एक बार देश की बहनों को और देश की जनता को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार महिलाओं को नीति निर्माण में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी नीतियां इस बात को आधार मान करके चलने वाली है। हमें जब भी मौका मिलता है हम अपनी मातृशक्ति को पूरा मौका देते हैं, न केवल कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। और यही बात आज भी हमारे को जब भी मौका मिलेगा, हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अपनी बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिलवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।